नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हर सुधार और आवंटन विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। आसमान से दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। को पायलट बनने वाली देश की बनी पहली राष्ट्रपति। वायु शक्ति अभ्यास में दिखी भारत की ताकत। वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष बनाने और जीडीपी की नई सीरीज से दिखी भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर। नई पद्धति से मिलेगी डेटा संग्रह में अधिक सटीकता और व्यापकता। तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत के युवा। इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। राष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का आह्वान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा होगी भागीदारी। चेन्नई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी सुधार और फाइनेंस पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार की एक मजबूत परंपरा बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन का विस्तार करने के साथ देश सुधार की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत इरादों तक ही सीमित न रहकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट का मूल्यांकन अक्सर विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है। कभी चर्चा शेयर बाजार की गतिविधियों पर केंद्रित होती है तो कभी आयकर प्रस्तावों पर। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक नीतिगत रूपरेखा है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन ठोस और महत्वपूर्ण मापदंडों पर किया जाना चाहिए। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं।
पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी ही होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति को वायुसेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। यह मिशन 2 विमानों के LCH फॉर्मेशन के रूप में अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ पहले विमान में उड़ान भरी, जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और ग्रुप कैप्टन A महेंद्र दूसरे विमान में नंबर 2 के रूप में सवार थे। लगभग 25 मिनट के इस मिशन के दौरान उन्होंने गडीसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी और एक टैंक लक्ष्य पर हमला किया। यह उड़ान अनुभवी वायुसेना पायलटों द्वारा संचालित की गई और इसमें स्वदेशी प्लेटफॉर्म की उन्नत विशेषताओं और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया गया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ऊंचाई वाले अभियानों के लिए तैयार किया गया है और इसने वायुसेना की युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने इस दौरान वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में शामिल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले उन्होंने 2023 और 2025 में सुखोई 30 MKI और राफेल में उड़ानें भरी थी। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना ने अपने सटीक हमले और युद्ध कौशल को दिखाया। राष्ट्रपति ने शाम पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति को देखा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे, जहां अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर दिन रात के युद्ध अभियानों का प्रदर्शन किया। राफेल, सुखोई 30, मिराज और जगुआर जैसे 77 फाइटर जेट्स आसमान से युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय जनसंचार संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से फेक न्यूज से बचने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि फेक न्यूज को पहचान कर उससे बचने की जरूरत है।
हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारा डिजिटल इकोसिस्टम प्रगति कर रहा है। ऐसे में पत्रकारों का यह दायित्व है कि वो सच्चाई को कायम रखें और गलत सूचनाओं का मुकाबला करें। उपराष्ट्रपति ने IIMC के नए शैक्षणिक भवन और छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और IIMC के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। Students graduating today, this underscores a vital lesson. The ability to counter fake narratives swiftly and transparently is as important as operational success itself. Our Indian economy is growing at a rapid pace. Our digital ecosystem is expanding. Our global influence is rising and rising. In this journey, communicators will play a defining role, bridging divides, building trust, and fostering informed citizenship. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता और जनसंचार देश के विकसित भारत के सफर में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने छात्रों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आग्रह किया। Balanced journalism does not ignore challenges, but it must also illuminate progress. Same goes for the graduating students from advertisement and public relations. As communicators and influence makers, you will shape aspirations, amplify national priorities, and build narratives that inspire progress. As you enter the professional world, remember that your creativity is not just a commercial tool, it is a catalyst for transformation. Use it with integrity, purpose, and a commitment to shaping a confident, inclusive, and forward-looking India. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज तमिलनाडु के सलेम स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि EIST सलेम परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम करता है। हाल के व्यापारिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता वस्त्र निर्माण में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। क्षेत्र के विकास पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि सलेम के साथ साथ तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों से वस्त्र निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति ने हथकरघा को भविष्य के लिए तैयार रचनात्मक उद्योग में बदलने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने IIST में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जहां देश भर के हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह बदलते और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। हमारे नौजवानों की ताकत दुनिया में बढ़ रही है और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पर दुनिया की नज़र है। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप की नई दुनिया शुरू कर दी है, भारत को स्टार्टअप हब बना दिया और अपने इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। दुनिया के सारे देश की निगाहें भारत की है और वह निगाहें हैं हमारे नौजवानों की जनसांख्यिक ताकत के ऊपर। आज दुनिया के अंदर नौजवानों की संख्या कम हो रही है, चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य कम हो रहा है और भारत के नौजवानों का वैश्विक चुनौतियों का सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए अनुसंधान की ताकत भी बन रही है और जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप की नई दुनिया शुरू की है और स्टार्टअप के माध्यम से भारत की चुनौतियां भी और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है, इस आत्मविश्वास के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने शिक्षा और संस्कार की धरती इंदौर से देश भर के विद्यार्थियों का आह्वान किया कि भारतीय संस्कृति, मूल्यों और विचारों से ओतप्रोत होकर राष्ट्र के विकास को अधिक सामर्थ्य के साथ नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस में आपने जो सीखा है, ज्ञानार्जन किया है, उसका सदुपयोग कर नव भारत के निर्माण में जुट जाएं।
अगर हमें भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बचाना है तो हमें आने वाली पीढ़ी इस तरीके से तैयार करनी होगी जो भारतीय संस्कृति, यहां के मूल्य, यहां के विचार, यहां की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भविष्य में भारत के विकास में योगदान दे सके। अच्छे विचार, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण, सेवा और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी जो भारत के नवनिर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर सके। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। देश की ग्रोथ की रफ्तार अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला के तहत जारी ताज़ा अनुमानों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 7.6% बताई गई है। खास बात यह है कि इससे पहले यही अनुमान 7.1% था। यानी साफ है भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। 27 फरवरी को जारी इन आंकड़ों में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। सुनने में यह सिर्फ तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन असल में यह अर्थव्यवस्था की नई तस्वीर पेश करता है। जब आधार वर्ष बदलता है तो पूरी गणना पद्धति आधुनिक आर्थिक ढांचे के अनुरूप ढल जाती है और यही वजह है कि नई सीरीज में भारत की ग्रोथ से पहले ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। सरकार द्वारा जारी संशोधित आंकड़ों के मुताबिक नई सीरीज में विकास दर 0.3% अंक ज़्यादा आंकी गई है, जहां पुरानी 2011-12 बेस वाली श्रृंखला में ग्रोथ 7.4% थी। वहीं 2022-23 को आधार वर्ष मानकर की गई नई गणना में अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है, देश की आर्थिक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा व्यापक और सशक्त हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है बल्कि मजबूती की ओर बढ़ रही है। आंकड़े यही कह रहे हैं और नई पद्धति उसी मजबूती को ज़्यादा स्पष्टता के साथ दिखा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भागीदारी बिहार विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा होगी। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तमिलनाडु ने हर बार चुनाव में मतदान प्रतिशत के मामले में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कानून के अनुसार नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से भी दाखिल किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवा मतदाताओं को बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने छोटे व्यापारियों से अपील की कि वो निर्धारित सीमा से अधिक धन न रखें। राजनीतिक दलों के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। Elections are held as per Constitution, law and ECI instructions. Each and every electoral staff shall enforce rule of law strictly without fear or favor. The polling stations will have a festive look and welcome the electors for a pleasant voting experience. And the senior officials will get personally involved in training of field level functionaries. In the detailed meeting with the enforcement agencies, it has been clarified, directed and resolved. The coming elections of Tamil Nadu are gearing up to be inducement-free, transparent and model elections for the country and the world. With regards to the clamping of inducements and money power in elections, naturally,
the flow of money which shall be frozen and seized as per laws of the land may cause some inconvenience, and therefore my small trader brothers are requested to ensure that they do not carry cash beyond the permissible limits as given by law. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह बिहार में सफल रही है और इसका मूल संशोधन मतदाता सूची को साफ सुथरा रखने के लिए किया गया है ताकि मृत या अन्य स्थानों पर पलायन कर चुके लोगों के नाम इसमें शामिल न हों। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और एक दिव्यांगन आइकन को सम्मानित किया। For every election, as per law, a revision has to be carried out by the Election Commission. Section 21, RP Act 1950. The basic objective of any revision is to ensure cleaner rolls, people who are dead or shifted or have acquired more than 2 places they have become electors, they should be weeded out, and people who have joined newly in that constituency, they have started staying there, who are ordinary residents, their names should be freshly included. So this exercise was wonderfully done in Tamil Nadu. आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड की कुमाऊनी खड़ी होली की तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।